नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 49% मतदान। जालंधर लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2, ओडिशा और मेघालय की 1-1 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में हिंसक प्रदर्शन जारी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में हवा का कम दबाव और गहराया, आज शाम तक इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 49% वोट डाले जा चुके थे। अब तक सबसे अधिक 26% मतदान विजयपुरा जिले के बाबालेश्वर विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम 9.3% मतदान चामराजनगर जिले के कोलेकर निर्वाचन क्षेत्र में हुआ। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2,615 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 58,545 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 72.63% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों स्वार और छानबे का भी उपचुनाव शांतिपूर्वक जारी है। अब तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। सुबह 11 बजे तक स्वार में 19% से अधिक और छानबे निर्वाचन क्षेत्र में 18% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट, मेघालय में पूर्वी खासी पर्वतीय जिले के सोहियोंग विधानसभा सीट और ओडिशा की 1 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी आज मतदान हो रहा है। 27 फरवरी को हुए उपचुनाव के दौरान सोहियोंग सीट के लिए मतदान यूडीपी के उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह की मृत्यु के कारण स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेल परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी ने उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने और नाथद्वारा से नाथद्वारा रेल लाइन के शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इनमें NH 48 पर उदयपुर से शामलाजी के बीच 114 किलोमीटर की 6 लेन की, NH 25 पर बार बिलारा जोधपुर के बीच 110 किलोमीटर के मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूती तथा NH 58E पर पत्थर से बैठाया गया 2 लेन का मार्ग शामिल है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। आज यहाँ राजस्थान के विकास से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उदयपुर और शामलाजी के बीच नेशनल हाईवे 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार राज्यों के विकास के माध्यम से देश के विकास मंत्र पर विश्वास करती है। इसलिए सरकार राजस्थान और अन्य राज्यों में आधुनिक ढांचा बनाने पर अधिकतम जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक ढांचे का अर्थ केवल रेल और सड़क नहीं है, लेकिन ये दूरी कम करके शहरों और गांवों को जोड़ती भी है। ये विरासत को बढ़ावा देती हैं और विकास की गति भी बनाए रखती हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि देश में हर प्रकार के ढांचे का कार्य अद्वितीय गति से किया जा रहा है और सरकार हजारों करोड़ रुपयों का निवेश कर रही है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है।
अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा मंदिर गए और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के रास्ते में सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। श्री मोदी के वाहनों पर पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी शांतिवन परिसर जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल नई दिल्ली में इस्राइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने मुलाकात की। श्री मोदी ने ट्वीट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच कृषि, जल, नवाचार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के विषयों पर विचार विमर्श किया गया। श्री कोहेन ने ट्वीट में कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण विश्व शक्ति के अलावा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रणाली सक्षम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत जानकारी को बढ़ावा देना है। सक्षम प्लेटफॉर्म के तहत देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसका शुभारंभ किया। इन पाठ्यक्रमों के लिए imis.nihfw.ac.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है और अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने ये प्लेटफॉर्म विकसित किया है। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो के स्टार लेबलिंग कार्यक्रम से ऊर्जा सक्षमता में काफी सुधार हुआ है। भारत की ऊर्जा सक्षमता नीतियों से केवल एयर कंडीशनर की ऊर्जा सक्षमता ही नहीं बढ़ी, बल्कि ऊर्जा सक्षम इन्वर्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग भी बढ़ा है। मणिपुर सरकार ने हाल की हिंसा से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास में मदद करने की घोषणा की है। सरकार हिंसा पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता देगी और उनके लिए नए भवनों का निर्माण करेगी। प्रभावित जिलों में सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। राज्य में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इम्फाल पूर्व और पश्चिमी जिलों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ ही अन्य जिलों में भी कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों का सुराग मिलने के बाद पुरानी पुंछ के खाखा नवान और जरनली मोहल्ले में तलाशी का अभियान शुरू किया। यहां के 2 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अंतिम समाचार मिलने तक तलाशी अभियान जारी था। केरल के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए लाए गए अभियुक्त ने महिला डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या कर दी है। ये घटना कोटरकरा के तालुका अस्पताल में आज सुबह हुई। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त ने अस्पताल में उसे लाने वाले पुलिसकर्मी सहित 4 अन्य लोगों पर भी हमले किए। संदीप नाम का ये अभियुक्त एक स्कूल का शिक्षक है। केरल सरकार, चिकित्सा अधिकारी संघ और भारतीय चिकित्सा संघ ने इस घटना को लेकर राज्यव्यापी विरोध शुरू कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में चिकित्सकों पर हाल के हमलों पर विचार विमर्श के लिए आज दोपहर एक विशेष बैठक बुलाई है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़पों में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 5 घायल हो गए। इसके अलावा कराची, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर में भी हिंसा हुई है और लगभग 15 लोग घायल हुए हैं। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्रिका में कॉलम लेखक के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पहली बार दोषी पाया गया है। अदालत ने पत्रिका की पत्रकार सुश्री ई जीन करोल को मुआवजे के रूप में $50 लाख का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
श्रीलंका को ऋण चुकाने के अपने प्रयासों में समन्वय के लिए ऋणदाता देशों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जापान, फ्रांस और भारत की सह अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में 26 देशों और 19 ऋणदाताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्रीलंका के लिए ऋण वापसी प्रक्रिया की रूपरेखा तय करने में शामिल विभिन्न पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर व्यापक और समन्वित राहत योजना तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तुर्की सरकार ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों से 5 दिन पहले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 45% की वृद्धि की घोषणा की है। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने कल अंकारा में कहा कि वेतन वृद्धि की घोषणा से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने पर काम करना जारी रखेंगे। रविवार को होने वाले चुनाव में तुर्की के राष्ट्रपति अपने 20 साल की शासन प्रणाली के बाद सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये निर्णय 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शीर्ष सांसद मंगलवार को $31.4 ट्रिलियन की ऋण सीमा बढ़ाने पर हुई बातचीत में गतिरोध तोड़ने में विफल रहे, लेकिन उन्होंने 3 हफ्ते में देश को डिफॉल्ट के लिए मजबूर होने से पहले फिर मिलने का वादा किया। ओवल ऑफिस में लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैककार्थी ने कोई नरम रुख नहीं दिखाया, जबकि डिफॉल्ट 1 जून तक हो सकता है। लेकिन संघीय बजट पर सहयोगियों के बीच बातचीत जारी रह सकती है। बाइडेन ने बैठक को उपयोगी बताया और कहा कि मैककार्थी ने बैठक के दौरान कहा कि अमेरिका अपना बकाया ऋण चुकाने से नहीं चूकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी पर बन रहे चक्रवाती तूफान को देखते हुए बांग्लादेश मौसम विभाग ने चट्टोग्राम, कॉक्स बाजार, मोंगला और पायरा बंदरगाहों पर प्रथम श्रेणी की चेतावनी जारी रखने की सलाह दी है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर गहरे दबाव में और तेजी आने की संभावना है। ये 11 मई तक उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ेगा। उसके बाद ये उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा में आगे जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान बांग्लादेश में कॉक्स बाजार और म्यांमार के क्यायू कपयू तटों के बीच 14 मई दोपहर के आसपास टकरा सकता है। देश में कल 2109 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 3400 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए। इस समय देश में 21,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का तेजी से काम कर रही है। देश भर में 1,17,000 लघु आंगनबाड़ी केंद्र हैं। स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी योजना को संबोधित किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार पोषण भी पढ़ाई भी पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार देश की भविष्य की पीढ़ियों को मजबूत बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत प्रत्येक शिशु को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे की अधिक गुणवत्ता के स्कूल पूर्व निर्देश दिए जाएंगे। इस विजन को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के ढांचे, खेल उपकरण और प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की मदद से मजबूत बनाना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में कल 6 विकेट पर 199 रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंद में 83 रन की शानदार पारी खेली, जिससे मुंबई ने 200 रन का लक्ष्य 16 ओवर में 3 गेंद रहते हासिल कर लिया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज दीपक भोरिया और निशांत देव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में 51 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक ने चीन के जिया माओ झांग को 5-0 से हराया। 71 किलोग्राम भार वर्ग में निशांत ने फिलिस्तीन के निदाल फोकाहा को पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 49% मतदान की खबर।
जालंधर लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2, ओडिशा और मेघालय की 1-1 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव के वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में हिंसक प्रदर्शन जारी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में हवा का कम दबाव और गहराया, आज शाम तक इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।